हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। यहाँ मिलती है एजुकेशन एकदम फ्री, सिर्फ और सिर्फ आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए। स्टूडेंट्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 2 से 3 वीडियोस के बाद आपसे कोई अमाउंट चार्ज करें। यहाँ पे मिलती है एकदम फ्री एजुकेशन ताकि आप जिंदगी में कुछ बहुत अच्छा कर पाए। स्टूडेंट्स, अब हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स लाए हैं खुद के बुक्स एंड ई बुक्स। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे गिवन जो फॉर्म है उसको फिल करिए एंड देन हमारे एक्सपर्ट्स विल गेट बैक टू यू और आप तक आपकी बुक पहुंचाएंगे। सो स्टूडेंट्स, हमने खत्म कर लिया है चैप्टर नंबर 11, दैट इज प्रोग्रामिंग एंड सिस्टमिक बायोलॉजी। अब हम करने वाले हैं कंप्लीट वन शॉट रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर 11। ये वीडियो बहुत शॉर्ट में रहेगा क्योंकि अगर आप एग्जाम से इसको एक दिन पहले देखेंगे तो आपके पास सारी इंफॉर्मेशन फिंगर टिप्स पे होंगी ब्रश करने के लिए। सो स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले टॉपिक के साथ, जो है प्रोग्रामिंग इन बायोलॉजी। स्टूडेंट्स, प्रोग्रामिंग इन बायोलॉजी क्यों इंपॉर्टेंट है, हमें क्यों सीखनी चाहिए? अगर आप प्रोग्रामिंग बायोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं इन फ्यूचर, या आपको रिसर्चेस में, आपको साइंटिफिक फील्ड्स में बहुत इंटरेस्ट है, सो स्टूडेंट्स आपको डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि प्रोग्रामिंग इतना हाईटेक और इतना एडवांस हो चुका है कि अब साइंटिस्ट बैठकर, प्रोग्रामिंग बायोलॉजिस्ट बैठकर एक एक चीज लिखते नहीं हैं। अब कंप्यूटर्स इतने एडवांस हो चुके हैं कि अब हम सारी इंफॉर्मेशन का मैनिपुलेशन, विजुअलाइजेशन, इंटरप्रिटेशन, सारी चीज़ें फिंगर टिप्स पे कर पाते हैं और बहुत जल्दी हो जाती हैं, तो हमारा टाइम भी कंज्यूम हो जाता है। तो क्यों नहीं सीखे हम प्रोग्रामिंग इन बायोलॉजी? क्यों हर प्रोग्रामिंग बायोलॉजिस्ट के लिए इतना आसान हो चुका है? इसीलिए आसान हुआ है क्योंकि अब कह सकते हो एडवांसेस इतने आ चुके हैं और इतने सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस डेवलप हो चुकी हैं जिनकी वजह से ये सब कुछ बहुत आसान हो चुका है। एंड अगर मैं बात करूँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की, तो साइंटिफिक फील्ड में साइंटिस्ट सबसे ज़्यादा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो कौन सी है? पाइथन। क्यों? क्योंकि पाइथन ना ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आसान लैंग्वेज है, सबसे ज़्यादा यूज्ड लैंग्वेज है, लेकिन साथ ही साथ पाइथन साइंटिफिक रिसर्चेस के लिए टूल्स प्रोवाइड करता है जो और कोई लैंग्वेज नहीं करती। तो इसीलिए पाइथन सबसे ज़्यादा साइंटिस्ट यूज़ करते हैं। Are you tired of repeatedly doing the same calculations? तो प्रोग्रामिंग बायोलॉजिस्ट थक जाते हैं वही कैलकुलेशन, वही मैथमेटिक्स बार बार अपनी रिसर्च को लगाने में, सॉल्व करने में। तो स्टूडेंट्स, अब नहीं करना होता, अब सब कुछ कंप्यूटर भाई साहब हैंडल कर लेते हैं। इज दैट क्लियर? चलो नाउ ओके, अब पाइथन क्यों सीखना चाहिए आपको? वाई शुड यू लर्न पाइथन? तो जैसा मैंने आपको बताया, पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड सबसे ज़्यादा यूज्ड लैंग्वेज, आसान लैंग्वेज है। साथ ही साथ पाइथन 2 एंड पाइथन 3 वर्जन अवेलेबल हैं। पाइथन 3 वर्जन जो है वो कह सकते हो स्टूडेंट्स अभी बहुत लेटेस्ट वर्जन है, उस पर कॉन्टिन्यूसली एडवांसेस हो रहे हैं, उस पर कॉन्टिन्यूसली और टूल्स ऐड हो रहे हैं। जैसे ही साइंटिस्ट रिसर्चेस करते हैं उसमें नए नए टूल्स ऐड करते हैं, तो क्यों नहीं? तो इसलिए पाइथन 3 सबसे बेस्ट है। अब स्टूडेंट्स, पाइथन 3 कह सकते हो आप बहुत सारे पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हो। अब क्या है, वो रीजंस बता रहे हैं कि जिसकी वजह से पाइथन इतना ज़्यादा साइंटिस्ट यूज़ करते हैं, सबसे ज़्यादा यूज लैंग्वेज है, वास्ट कम्युनिटी सपोर्ट, सारे ही साइंटिस्ट ज़्यादातर यही यूज़ करते हैं। इजी लर्निंग कर्व, आसान लैंग्वेज है, इजीली सॉल्व हो जाती हैं सारी चीज़ें, इजीली आपके मॉडल्स बन जाते हैं। कंसिस्टेंस एंड रीडेबल सिंटेक्स, आसानी से इसका टूल किट समझ आता है, आसानी से इसके टूल किट्स के रूल्स फॉलो होते हैं, एंड देन आप आसानी से सारी चीज़ें कर सकते हो, देन व्हाई नॉट, है ना? चलो, now Python is particularly well suited for researchers because several biology programmers have already contributed many libraries to make science friendly। अब पाइथन इतने सालों से यूज हो ही रहा है, इतने साइंटिस्ट ने अपनी रिसर्चेस के प्रोग्रामिंग पाइथन की मदद से करी है, इसलिए पाइथन के पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा साइंस की लाइब्रेरी है। अब कोई और नई लैंग्वेज यूज़ करोगे प्रोग्रामिंग के लिए तो आपको वापस से वो लाइब्रेरी में रिसर्च करनी पड़ेगी, वो लाइब्रेरी में एड ऑन्स करने पड़ेंगे, लेकिन पाइथन में
नहीं करना पड़ता। क्यों? क्योंकि सालों से ही लोग रिसर्च कर रहे हैं, ऑलरेडी इनके पास साइंस फ्रेंडली लाइब्रेरी बनी हुई है, आपको बस ईजिली प्रोग्रामिंग करनी है, तो इसलिए पाइथन सबसे ज़्यादा यूज होता है। पाइथन डॉक्यूमेंटेशन ऑल्सो हैज़ अ सेक्शन डेडिकेटेड टू ए साइंटिफिक ऑडियंस। पाइथन ने ना ही आपको स्पेशलाइज्ड टूल्स प्रोवाइड करे हैं रिसर्च के लिए, साथ ही साथ इतना सारी बल्क में ऑडियंस है जो यूज़ करती है साइंटिफिक रिसर्चेस के लिए पाइथन, इसलिए उन्होंने अलग से एक सेक्शन ही दे दिया है साइंटिफिक रिसर्चेस के लिए, जो और कोई लैंग्वेज प्रोवाइड नहीं करती। Here are some more reasons why Python could be your best choice. सबसे ज़्यादा used है, widely used in scientific community, well built libraries for complex scientific problems, compatible with other existing tools. अब अगर आपको डेटा मैनेजमेंट करना है, अपने प्रोग्रामिंग का सब कुछ, तो ये सारी टूल्स को भी पाइथन सपोर्ट करता है। तो कितनी अच्छी बात है, कितने सारे एडवांटेजेस हैं। इसलिए ज़्यादातर आप ये बात याद रखो, मोस्ट कॉमनली यूज्ड है, सब लोग यूज़ करते हैं, तो इसीलिए पाइथन सबसे ज़्यादा साइंटिफिक लेबोरेटरीज या साइंटिफिक रिसर्चेज में यूज़ होती है। इज़ दैट क्लियर? चलो, अब पाइथन के साथ मेजर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवांटेज है वो है कि आप आरएनए, डीएनए, प्रोटीन, इन सब का मैनिपुलेशंस कर सकते हो, और कोई लैंग्वेज में इतने मैनिपुलेशंस परमिट नहीं होते, लेकिन पाइथन की मदद से आप इजीली मैनिपुलेशन कर सकते हो सीक्वेंस ऑफ आरएनए, डीएनए, अमाइनो एसिड्स। तो कितनी अच्छी बात है, ठीक है। easy डेटा मैनिपुलेशन एंड विजुअलाइजेशन। मैंने आपको ये कंसेप्ट समझाया था कि डेटा को मैनिपुलेट तो कर लिया, डेटा का मैनेजमेंट तो कर लिया, लेकिन डेटा का विजुअलाइजेशन भी उतना इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं कोई प्रोजेक्ट बनाऊं और उस प्रोजेक्ट को विजुअलाइज नहीं करूं, मतलब वो प्रोजेक्ट बस अपने को अंदर ही अंदर पेपर में लिखा रहे, बाहर लोगों को समझ ही ना आए, तो क्या फायदा उस प्रोजेक्ट का? जब तक आप वो प्रोजेक्ट का पेपर तो कर ही रहे हो, साथ ही साथ आपने उसको इतना अच्छे से विजुअलाइज करा है कि सब लोगों को समझ आ रहा है, तभी तो आपके उस प्रोजेक्ट का कोई इम्पोर्टेंस है। सिमिलरली अगर पाइथन के पास मैनिपुलेशन किट्स हैं, सब कुछ है, लेकिन आप विजुअलाइजेशन नहीं कर सकते अपने रिसर्च का, तो क्या फ़ायदा? इसीलिए पाइथन में मैनिपुलेशन तो आसान है, साथ ही साथ विजुअलाइजेशन भी आसान है। तो इट इज़ वर्थ, तभी कहते हैं कि वर्थ है पाइथन अपना टाइम देने के लिए और अपनी प्रोग्रामिंग करने के लिए। जैसा मैंने आपको बताया, पाइथन 2 एंड पाइथन 3 दो पाइथन के वर्जन्स हैं। पाइथन 3 अभी रिसेंट है, लेटेस्ट अपडेट्स होते रहते हैं, इसलिए पाइथन 3 मैं सजेस्ट करूंगी कि यूजुअली पाइथन 3 ही यूज़ करना चाहिए अपनी रिसर्चेस में। नाउ ठीक है, चलो अब ये वर्ड तो भैया बहुत 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 ज़्यादा ट्रेंडिंग है आजकल। क्या है? बायोपाइथन। अगर मैं बायोलॉजिकल कह सकते हो स्टडी के लिए पाइथन लैंग्वेज यूज़ कर रही हूँ, इसलिए मैंने आपको क्या बताया था कि पाइथन ने एक सेपरेट सेक्शन ही दे दिया साइंटिफिक रिसर्चेस के लिए, तो उस लैंग्वेज को हमने क्या कहा? बायोपाइथन। नाउ बायोपाइथन इज एन ओपन सोर्स लाइब्रेरी फॉर साइंटिफिक रिसर्चेस। अब आपको कहीं और नहीं जाना, बायोपाइथन में आपके पास इतनी इंफॉर्मेशन है कि आप आसानी से अपनी कोई भी साइंटिफिक रिसर्च का कह सकते हो प्रोग्रामिंग कर सकते हो। अब साथ ही साथ बायोपाइथन बना किसके लिए है? ये स्पेशली बना है कंप्यूटेशन इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स। मैंने क्या बताया था? बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या है? आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से बायोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, तो वो है हमारा बायो इन्फॉर्मेटिक्स। अगर बायो इन्फॉर्मेटिक्स की प्रोग्रामिंग करनी है कंप्यूटर्स पे, तो कौन सी लैंग्वेज यूज करोगे? बायोपाइथन। तो बायोपाइथन क्या है? इट इज अ कंप्यूटेशनल लैंग्वेज यूज फॉर बायो इन्फॉर्मेटिक्स। नाउ पाईमेड क्या है? इज एन अनदर लाइब्रेरी। आपको बायोपाइथन के साथ साथ पाईमेड भी लाइब्रेरी है, जहाँ पे आपको कॉन्स्टेंटली रीडेबल और इजीली इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। नाउ पाइथन
कह सकते हो लाइब्रेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूल। अगर आपको मैनिपुलेट करना है डेटा, कॉम्प्लेक्स डेटा को समझना है, इंटरप्रेट करना है, एक्सप्लोर करना है, तो आप यूज करोगे पाइथन का। ठीक है, अगर आपको डेटा का मैनिपुलेशन करना है, रिसर्च करना है, एक्सप्लोर करना है, विजुअलाइज करना है, तो क्या यूज करोगे? पाइथन। अब उसी के साथ आता है पैंडास। पैंडास कब यूज करते हैं हम? फॉर डेटा मैनिपुलेशन। जब भी आपको डेटा का सिर्फ मैनिपुलेशन करना है तो क्या यूज करोगे? पैंडास। तो पैंडास कब यूज करा हमने? डेटा के मैनिपुलेशन में। अब लास्ट में आता है हमारे पास सीबॉर्न। अब सीबॉर्न कब यूज करते हैं हम? जब हमें डेटा का विजुअलाइजेशन करना होता है। तो अगर आपको अपने डेटा का एक्सप्लोर करना है, समझना है, इंटरप्रिटेशन करना है, प्रोग्रामिंग करनी है, तो क्या यूज करेंगे? पाइथन। पैंडास कब यूज करेंगे? डेटा के मैनिपुलेशन पे। और सीबॉर्न कब यूज करेंगे? हमें जब डेटा का विजुअलाइजेशन करना होगा। तो ये बन गए ना आपके 3 क्वेश्चन। बताओ 3 क्वेश्चन यहीं से आ गए कि नहीं? डेफिनेटली आ गए। पहला क्वेश्चन, जब कॉम्प्लेक्स डेटा का मैनिपुलेशन, एक्सप्लोर और इंटरप्रिटेशन करना होता है तो कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सेलेक्ट करोगे? पाइथन। जब आपको स्पेसिफिकली डेटा का मैनिपुलेशन करना है तो कौन सी लैंग्वेज यूज करोगे? पैंडास। जब आपको डेटा का विजुअलाइजेशन करना है स्पेशली तो कौन सी लैंग्वेज यूज करोगे? सीबॉर्न। तो यही हो गए आपके 3 क्वेश्चंस। अब आप ये क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर लोगे, है ना स्टूडेंट्स? चलो अब हम बढ़ते हैं आगे। नाउ मुझे क्यों आर सीखना चाहिए? वाई शुड आई लर्न आर और पाइथन भी? तो स्टूडेंट्स एक बात अच्छे से दिमाग में बिठा लो कि आर लैंग्वेज जब भी आपको अपनी साइंटिफिक रिसर्च का या जब भी साइंटिस्ट को अपनी रिसर्चेस के लिए कंप्यूटेशनल और मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स की जरूरत होती है तो क्या यूज करेंगे हम? आर। क्यों? क्योंकि आर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो ग्राफ को सपोर्ट करती है, वो प्लॉट्स को सपोर्ट करती है, वो मैथमेटिकल इक्वेशन को सपोर्ट करती है। तो जब भी आपको मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व करनी है, मैथमेटिकली या ग्राफिकली आपको रिप्रेजेंटेशन करना है अपनी रिसर्च का, तो कौन सी लैंग्वेज यूज करेंगे हम? आर। तो आर से हमने क्या याद करा कि जब भी हमें स्टैटिस्टिकल कंप्यूटेशन करना है, ग्राफिकल कंप्यूटेशन करना है या मैथमेटिकल सिंबल्स और फॉर्मूले की जरूरत है तो कौन सी लैंग्वेज सपोर्ट करेगी? आर लैंग्वेज। और पाइथन क्या है भैया? जनरली यूज्ड है, सारे साइंटिस्ट यूज करते हैं, इजी है, फटाफट हो जाती है, लाइब्रेरी है, साइंटिफिक लाइब्रेरी, साइंस फ्रेंडली है। तो क्यों पाइथन यूज करेंगे? जब कॉमनली चीजें हम करते हैं जो जिसमें मैथमेटिकल सिंबल्स, फॉर्मूलेज नहीं चाहिए हमें, तो तब हम यूज करेंगे पाइथन। जब हमें मैथमेटिकल सिंबल, ग्राफ्स और कह सकते हो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस चाहिए तब हम क्या यूज करेंगे? आर लैंग्वेज। इज दैट क्लियर? चल अब आते हैं हम अपने सिस्टम्स बायोलॉजी पे। स्टूडेंट सिस्टम्स बायोलॉजी क्या है? अभी तो हम पढ़ रहे थे प्रोग्रामिंग इन बायोलॉजी जिसमें हमने पाइथन और आर के बारे में सीखा। अब हम आ गए हैं सिस्टम्स बायोलॉजी पे। तो सिस्टम्स बायोलॉजी क्या है? इट इज एन इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। बेसिकली ये रही मेरी सिस्टम्स बायोलॉजी। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो? आप कोई भी कॉम्प्लेक्स कह सकते हो बायोलॉजिकल एंटिटी के बारे में बात कर रहे हो। ठीक है, आप कोई भी कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल एंटिटी के बारे में बात कर रहे हो। ये रही मेरी कोई भी, ठीक है, ये रही मेरी कोई भी कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल एंटिटी। अब आप क्या देख रहे हो? आप देख रहे हो उसकी फंक्शनिंग, आप देख रहे हो उसकी फंक्शनिंग। ठीक है, अब आप फंक्शनिंग के साथ साथ उसके मेटाबॉलिक पाथवेज को भी देख रहे हो, कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक पाथवेज भी देख रहे हो, कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक पाथवेज भी देख लिया आपने। लेकिन आप फंक्शनिंग मेटाबॉलिक पाथवेज का इंटरैक्शन पढ़ते हो।
यहाँ पे आप उनकी फंक्शनिंग तो देख रहे हो, लेकिन फंक्शनिंग का इंटरैक्शन देख रहे हो मेटाबॉलिक पाथवेज के साथ। क्या देख रहे हो? फंक्शनिंग का इंटरैक्शन। यहाँ पे आप सिर्फ फंक्शनिंग नहीं पढ़ रहे, यहाँ पे आप इंटरैक्शन पढ़ रहे हो कि क्या इस फंक्शन का इस मेटाबॉलिक पाथवे से रिलेशन है, क्या इस मेटाबॉलिक पाथवे से फर्दर किसी चीज का रिलेशन है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? इंटरैक्शंस। और ये इंटरैक्शंस आप किसकी मदद से पढ़ रहे हो? मैथमेटिक्स और कंप्यूटर्स की मदद से। किस चीज की मदद ले रहे हो आप? बेसिकली आपने किसकी मदद ली? आपने ली कंप्यूटर्स की मदद। ठीक है, आपने ली कंप्यूटर्स की मदद। आपने आईटी के साथ साथ किसकी मदद ली? आपने साथ ही लिया स्टैटिस्टिक्स की मदद। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स की मदद। और आपने इन सारी चीजों के इंटरैक्शंस को समझने के बाद फाइनली क्या करा? उसका एक्सपेरिमेंटल मॉडल बनाया। क्या बनाया फाइनली आपने? एक्सपेरिमेंटल मॉडल। तो जब इतनी सारी चीजें आप करते हो कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो वो क्या होगा हमारा? सिस्टम्स बायोलॉजी। कितना आसान हुआ कि सिस्टम्स बायोलॉजी है क्या। तो बेसिकली हम क्या देखते हैं? कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक एंड कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल एंटिटी को ढूंढते हैं, फिर हम उसके इंटरैक्शंस देखते हैं, बायोलॉजिकल मेटाबॉलिकल सारे पाथवेज का इंटरैक्शंस पढ़ते हैं। अब उसके इंटरैक्शंस को पढ़ने के बाद हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, मैथमेटिक्स का यूज करते हैं, स्टैटिस्टिक्स का यूज करते हैं। यहाँ पे हम मैथमेटिक्स का यूज करते हैं, स्टैटिस्टिक्स का यूज करते हैं, कंप्यूटर्स का यूज करते हैं, एंड देन एक एक्सपेरिमेंटल मॉडल क्रिएट करते हैं जो उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को कह सकते हो फेस करता है या सॉल्व करता है। तो ये सारी चीजें मेन थीम है हमारी किसकी? सिस्टम्स बायोलॉजी की। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? जल्दी से बताओ, समझ आया कि नहीं? चलो अब बढ़ते हैं हम आगे और देख लेते हैं। अब देखो, सिस्टम्स बायोलॉजी का सबसे मेन और मेजर जो एग्जाम्पल है वो क्या है? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आज तक का सबसे ग्लोरियस सिस्टम्स बायोलॉजी प्रोजेक्ट है, जिसमें हमने क्या करे हैं? जिसमें हमने सारे ह्यूमन के जीनोम्स के बारे में पता लगाया है। ये हमने क्यों पता लगाया है? क्योंकि हमें अब कोई भी जीन के बारे में म्यूटेशन हो तो हम उसका क्योर निकाल सकते हैं, हम स्टडी कर सकते हैं, हम एक चलता फिरता ह्यूमन बना सकते हैं फिर से। क्यों? क्योंकि अब हमारे को सारे जीन्स और सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन के बारे में एक एक डिटेल है। ये पॉसिबल क्यों हो पाया? विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। सिमिलरली ऐसे ही सिस्टम्स बायोलॉजी क्या करती है? सिस्टम्स बायोलॉजी सिस्टमिक साइंस का यूज करती है, उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज करती है, फिर लाइफ साइंसेस का यूज करती है, हमने बताया मैथमेटिक्स का यूज करती है, स्टैटिस्टिक्स का यूज करती है, कंप्यूटर्स का यूज करती है। और इन सारी चीजों की मदद से वो फाइनली उस प्रॉब्लम को कॉन्कर करने में हेल्प करती है। तो हमने एक मॉडल बना दिया जिसने हमारी ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया। यही है भैया हमारे सिस्टम्स बायोलॉजी का एम। अब हम देख लेते हैं प्रोटोकॉल। सबसे पहले आप क्या करोगे? प्रॉब्लम को फाइंड आउट करोगे। तो सबसे पहले आपने प्रॉब्लम को डिफाइन करा, डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। अब उस प्रॉब्लम के बारे में सारी इंफॉर्मेशन भी तो चाहिए। आपने जर्नल्स, रिसर्चेस, ऑनलाइन सर्च, सारी रिसर्च करके लिटरेचर से उस प्रॉब्लम के बारे में जितनी भी लिटरेचर थी, जितनी भी इंफॉर्मेशन थी, वो सारी कलेक्ट कर दी। जब आपने वो सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर दी तो आपको एक मैप समझ आ गया। अच्छा, इसकी वजह से ये होता है, इसकी वजह से ये होता है, तो आपने एक मैप क्रिएट कर दिया। अब मैप क्रिएट करने के बाद आप एक प्रॉपर डिफाइनिंग मॉडल बनाओगे जिसका नाम क्या है? सिस्टम बायोलॉजिकल मॉडल। अब वो मॉडल अकेला तो काम नहीं कर सकता, उस मॉडल को इंप्लीमेंट करने के लिए आपको मैनेजमेंट सिस्टम्स चाहिए जो उस मॉडल के मैनेजमेंट में काम आते हैं।
अब ये तो आपने मॉडल का मैनेजमेंट कर दिया, लेकिन उस मॉडल को आपको कहीं डेटा भी तो चाहिए, आपको उस डेटा के मैनेजमेंट को कहीं कंप्यूटराइज्ड भी तो करना है। तो ये सारी चीजें क्या है, पहले आपने सिस्टम्स बायोलॉजिकल मॉडल बनाया, डेटा कलेक्ट करा, फिर डेटा को क्या करा, डेटा का मैनेजमेंट करा, स्प्रेडशीट्स बनाई, स्प्रेडशीट्स बनाने के बाद आपने उसका वर्क फ्लो देखा, वर्क फ्लो देखने के बाद आप क्या करते हो, आप उस डिजाइन को एग्जीक्यूट करते हो, फिर आपने सारे रिजल्ट्स देखे, एंड देन इन दी एंड आप क्या करते हो, एक पूरा एक पर्टिकुलर जो प्रॉब्लम है उसके सारे इंटरैक्शंस डील करते हो। जब आपने सारे इंटरैक्शंस में सारी ही प्रॉब्लम्स को साथ फेस करके एक मॉडल को इंप्लीमेंट कर दिया, तो फाइनली आप इस कंक्लूजन पे आते हो कि अब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। तो यही मेन एम है हमारे सिस्टम्स बायोलॉजी का। अब आते हैं सिस्टम्स बायोलॉजी के डेटा मैनेजमेंट में स्टूडेंट्स 3 चीजें होती हैं। सिस्टम्स बायोलॉजी के मैंने आपको क्या बताया, सिस्टम्स बायोलॉजी क्या है, ये बेसिकली एक मॉडल बनाते हैं जो हमें डील कराते हैं एक पर्टिकुलर बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। अब सिस्टम्स बायोलॉजी के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए, डेटा चाहिए। क्या आपने उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से सारा रिलेटेड डेटा कलेक्ट कर दिया। तो जब आप उस प्रॉब्लम से रिलेटेड सारा डेटा कलेक्ट कर रहे हो अबाउट उसकी माइक्रो एरेज, अबाउट उसका बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, बायोमेडिकल इंफॉर्मेशन, तो ये सारी इंफॉर्मेशन क्या है, हमारी मिनिमम इंफॉर्मेशन। क्या है ये सारी मिनिमम इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहले आप जो सबसे जरूरी और सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और सबसे कम और सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करते हो रिगार्डिंग दैट प्रॉब्लम, वो क्या होती है, हमारी मिनिमम इंफॉर्मेशन। अब आपने मिनिमम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली। मिनिमम इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कैसे करते हैं, तो हमने ले लिए माइक्रो एरेज। क्या ले लिए, माइक्रो एरेज। उसके बाद हमने क्या लिए, उसके बायोलॉजिकल रिपोर्ट्स, हमने उसकी बायोलॉजिकल रिपोर्ट्स। उसके बाद हमने क्या लिए, उसके बायोमेडिकल रिपोर्ट्स, हमने बायोलॉजिकल बायोमेडिकल रिपोर्ट्स ले लिए। तो इससे हमें क्या पता चल गया, उसके बारे में मिनिमम एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। अब हम क्या आते हैं, अब हम आते हैं फाइल फॉर्मेट पे। कहाँ आते हैं, फाइल फॉर्मेट। फाइल फॉर्मेट क्या चीज है स्टूडेंट्स, आप ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट तो कर लिया, आपने इस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट तो कर लिया, अब कंप्यूटर भाई साहब में स्टोर करने के लिए कोई फॉर्मेट तो चाहिए ना। जैसे कि अगर आपकी कोई इमेज होती है, फोटोग्राफ होता है, तो आप वो फोटोग्राफ को सेव कैसे करते हो कंप्यूटर पे, जेपीजे या आप पीडीएफ के फॉर्म में। तो ये सारे क्या है, हमारे फाइल फॉर्मेट्स। सिमिलरली अगर डेटा मैनेजमेंट ऑफ दैट प्रॉब्लम के लिए आपको सेव करना है तो कैसे करोगे कंप्यूटर में, उसके लिए एक पर्टिकुलर फॉर्मेट का यूज करते हैं जो क्या है, XML। क्या है, XML। XML stands for एक्सटेंसिव मार्कअप लैंग्वेज। तो ये रही मेरी एक्सटेंसिव मार्कअप लैंग्वेज। तो आपने उस फॉर्मेट, उस डेटा को इस फॉर्मेट में कंप्यूटर पे स्टोर कर दिया। अब क्या आती है, तीसरी चीज आती है हमारी मिनिमम इंफॉर्मेशन, फाइल फॉर्मेट्स, और उसके बाद ऑन्टोलॉजीज। क्या आती है, ऑन्टोलॉजीज। नाउ ऑन्टोलॉजीज क्या है, ऑन्टोलॉजी इज अ सिमेंटिक रिप्रेजेंटेशन। नाउ सिमेंटिक रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है, हायरार्कली। जब भी आप ऐसे हायरार्कली कोई चीज को उसके इवोल्यूशन से लेके, अच्छा आप एक इवेंट वाइज प्लान कर रहे हो, अच्छा सबसे पहले ये हुआ, फिर अच्छा फिर ये हुआ, अच्छा फिर ये हुआ, तो आप क्या कर रहे हो, एक हायरार्की बना रहे हो। तो जब भी आप हायरार्कली कोई चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आप उसकी ऑन्टोलॉजिकल स्टडीज कर रहे हो। तो आपने उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम की ऑन्टोलॉजिकल स्टडी कर ली कि आपने एक इवेंट बाय इवेंट एक पूरा एक हायरार्की बना ली। तो जब भी आप हायरार्की देख रहे हो या सिमेंटिकल
रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो। तो आपने ऑन्टोलॉजिकल स्टडी भी कर ली। अब इन 3 चीजों से आपके पास उस सिस्टम्स बायोलॉजी का डेटा तो कलेक्ट हो गया, ठीक है। आपने डेटा को कलेक्ट भी कर लिया और मैनेज भी कर लिया। तो डेटा मैनेजमेंट तो आपका हो गया, किसका? सिस्टम्स बायोलॉजी के डेटा का। अब जब हम डेटा का मैनेजमेंट कर लेते हैं, उसके बाद हम आते हैं उसके स्प्रेडशीट्स पे। अब जैसे कि जो डेटा का मैनेजमेंट सिस्टम्स भी बने हुए हैं, जो देखते हैं कि हमारा मॉडल प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो सिस्टम्स क्या है हमारे? कॉन्स्टेंस मिनिमम, कॉन्स्टेंस इंफॉर्मेशन माइनर, या हमारा सीए ग्रिड 23, टेवर्ना 24, बायोस्फीयर 25, गैलेक्सी 26। तो ये सारे क्या है मेरे सिस्टम्स। बायोलॉजिकल मैनेजमेंट को जो मैनेज करने के लिए सिस्टम्स यूज होते हैं, तो ये सारे हैं मेरे सिस्टम्स। अब स्टूडेंट्स, आपने एक वर्कफ्लो बना लिया, आपने उस मॉडल का स्प्रेडशीट बना लिया। अब आप क्या करोगे? वो स्प्रेडशीट जब आप बनाते हो तो उस स्प्रेडशीट के लिए पर्टिकुलर लैंग्वेज यूज होती है। वो लैंग्वेज क्या है? उस लैंग्वेज का नाम जो है हमारा, होती है हमारी, कह सकते हो EFL। एंड देन ये जो सारी लैंग्वेज हैं, ये क्या काम करती हैं? ये एक्सटेंसिव फाइल लाइब्रेरीज एंड इन सारी जो लाइब्रेरीज की इंफॉर्मेशन होती है, इनकी मदद से आप पूरा एक वर्कफ्लो एक स्प्रेडशीट के फॉर्म में बनाते हो एंड देन उसको मैनेज करते हो एंड देन उसको इम्प्लीमेंट करते हो, ठीक है। तो ये रहे मेरे एक्सटेंसिव मार्कअप लैंग्वेज के बारे में तो हमने पढ़ लिया, ये भी हमने देख लिया। देख, स्प्रेडशीट्स का मेजर हो गया, ELN हो गया हमारा, एंड लिम्स हो गया। ELN इलेक्ट्रॉनिक लेबोरेटरी लाइब्रेरीज हो गई, एंड देन लेबोरेटरी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम्स हो गए। तो ये सारे मेरे सिस्टम्स हैं जो हेल्प करते हैं हमें स्प्रेडशीट्स बनाने में। हमने सिस्टम्स देख लिए जो मैनेजमेंट के लिए काम आते हैं, कांस्टेंट मिनिमम माइनर, कांस्टेंट इंफॉर्मेशन माइनर, सीए ग्रिड 23, टेवर्ना 24, बायोस्फीयर 25, गैलेक्सी 26। तो ये सारे क्या है हमारे सिस्टम्स मैनेजमेंट करने के ग्रुप्स, ये भी देख लिए हमने। अब आते हैं हम अपने सिस्टम्स बायोलॉजी के टूल्स पे। जैसे स्टूडेंट्स, अगर आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना होता है तो आप क्या जाते हो? आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पे जाते हो। आपको एक डॉक्यूमेंट बनाना है तो कहाँ जाओगे? वर्ड डॉक्यूमेंट पे जाओगे। सिमिलरली, अगर आपको सिस्टम्स बायोलॉजी के सारे टूल्स चाहिए तो आपको एक पर्टिकुलर चीज़ करनी है। अगर आपको सेंसिटिविटी टेस्ट करना है तो उसके टूल्स अलग हैं। अगर आपको बाइफर्केशन फेज मैनेजमेंट करना है तो उसके टूल अलग हैं। अगर आपको फेज एनालिसिस करना है तो उसके टूल्स अलग हैं। तो ऐसे ही हर चीज़ के अलग अलग टूल्स हैं। जब आप कंप्यूटर पे जाते हो, आप उस टूल को खोलते हैं, उस टूल पे ये सारी चीज़ें परफॉर्म करते हो। इज दैट क्लियर? अब आपको डेटा मैनेजमेंट करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट टूल हमने देख ही लिया, टेवर्ना, बायोस्फीयर, सीए ग्रिड। तो ये सारे क्या है हमारे डेटा मैनेजमेंट। नेटवर्क इन्फ्रेंसेस देखने हो तो मैटलैब एंड बेंजो। क्यूरेशंस करने हो तो सेल डिजाइनर, पैथ विजन एंड जेडी डिजाइनर। फिर साइम्युलेशंस करना है तो मैटलैब, सेल डिजाइनर, इन सिलिको एंड एंसिस एंड जेसिम्स। फिर आते हैं मॉडल का एनालिसिस करना है तो हम क्या यूज करते हैं? मैटलैब, बंकी, कोब्रा, नेट बिल्डर एंड सिम्बूट नेट। फिर आते हैं मॉलिक्यूलर इंटरैक्शंस देखने हो उसके, जो मैंने क्या बताया, 3 चीजें जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं हमारे डेटा मैनेजमेंट टूल्स में, वो क्या है? सेंसिटिविटी, बाइफर्केशन एंड फेज एनालिसिस एंड मॉलिक्यूलर इंटरैक्शंस। तो मॉलिक्यूलर इंटरैक्शंस आप देखते हो ऑटोडॉक वाइना एंड गोल्ड ई-हिट से। फिर फिजियोलॉजिकल मॉडलिंग आप देखते हो फिजियो डिजाइनर, सेल डिजाइनर, ओपन सेल एंड फ्लेम की मदद से। तो ये सारे टूल्स हैं जिनसे आप ये सारी चीज़ें परफॉर्म कर सकते हो। अब आते हैं हमारे जो मैंने आपको 3 मेन चीज़ें बताई थी मॉडल एनालिसिस की, वो क्या है? मॉडल अगर आपको एनालिसिस करना है, जो आपने इतनी मेहनत कर कर एक फाइनली मॉडल बनाया है सिस्टम एनालिसिस का, जो उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को डील कर रहा है, उस एनालिसिस की 3 फेजेस है। 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो 3 चीज़ों के टूल्स अलग अलग हैं। तो वो 3 चीज़ें क्या हैं? वो 3 चीज़ें हैं हमारी, सबसे पहले मॉडल एनालिसिस। वो मॉडल जो हमने पूरा सिस्टम बायोलॉजी में बनाया था, कोई भी प्रॉब्लम को डील करने के लिए उसमें 3 मेजर चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले क्या है स्टूडेंट्स? सेंसिटिविटी एनालिसिस।
क्या देखेंगे हम? सेंसिटिविटी एनालिसिस। उसके बाद हम क्या देखेंगे? बाइफर्केशन एंड फेज बाय फेज एनालिसिस। फिर हमने देखा बाइफर्केशन एंड फेज एनालिसिस, एंड उसके बाद हम देखते हैं मेटाबॉलिक इंटरैक्शंस या मॉलिक्यूलर इंटरैक्शंस। अब स्टूडेंट्स ये तीन चीजें हमें उस पर्टिकुलर फेज मॉडल के बारे में सब कुछ अच्छे से क्लियरली समझा देती है। नाउ सेंसिटिविटी हमें एनालिसिस क्या बताएगा कि स्टेबिलिटी कितनी है हमारे मॉडल की, एंड उस मॉडल का डायनामिक नेचर कैसा है। तो हमें क्या पता चला? सेंसिटिविटी से हमें उसका स्टेबिलिटी पता चला और कंट्रोलेबिलिटी पता चला। क्या पता चला? स्टेबिलिटी पता चला और कंट्रोलेबिलिटी पता चला बाकी मॉडल्स के कंपैरिजन में। फिर बाइफर्केशन का मतलब क्या होता है? कई भी चीज को टुकड़ों में तोड़कर फेज बाय फेज समझना कि अच्छा फिर तुम हुए, अच्छा इधर तुम देखो। तो हमने क्या करा? फेज कर दिया। फिर फेज 1 को पहले देखा, फिर हम फेज 2 पे बढ़े। तो ऐसे करते करते हमने पर्टिकुलरली फेज बाय फेज देखा, और इससे हमें क्या पता चला? उसका स्टेडी स्टेट एंड डायनामिक स्टेट के बारे में। तो यहाँ पे हमें उसके स्टेडी एंड डायनामिक नेचर के बारे में सारी डिटेल्स मिल गई। स्टेडी का मतलब कैसा है? जो वैल्यूज पहले भी वही थी, अभी भी वही है स्टेडी। डायनामिक जो फ्लक्चुएट हो रही है। तो आपको उसके स्टेडी एंड डायनामिक रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया। अब मॉलिक्यूलर इंटरैक्शंस में आप क्या देखते हो कि मेटाबॉलिक पाथवे से बॉडी के क्या क्या इंटरैक्शंस है। तो इससे आपको सारे इंटरैक्शंस एंड फिजियोलॉजी के बारे में पता चल गया। ठीक है, मेटाबॉलिक इंटरैक्शंस, जितने भी मेटाबॉलिक कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक पाथवेज हैं, उन सब के रिलेशनशिप्स एंड इंटरैक्शंस के बारे में पता चल गया। ठीक है, हमें क्या पता चल गया? रिलेशनशिप एंड इंटरैक्शंस के बारे में। तो अब आपके पास कंप्लीट नॉलेज है आपके फेज एनालिसिस की। अब स्टूडेंट्स, ये जो फेज एनालिसिस की तीन चीजें हैं, इन तीनों के अलग अलग टूल्स हैं। जैसा मैंने आपको बताया, आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज करते हो स्प्रेडशीट बनाने के लिए, आप पावर पॉइंट के लिए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट यूज करते हो, आप डॉक्यूमेंट के लिए वर्ड यूज करते हो। वैसे ही सेंसिटिविटी के लिए एक अलग टूल है कंप्यूटर के लिए, वैसे ही आपके पास बाइफर्केशन के लिए एक अलग टूल है, और सिमिलरली मॉलिक्यूलर इंटरैक्शंस के लिए एक अलग टूल है। तो ऐसे एक अलग अलग टूल्स होते हैं आपके इन सारी चीज़ों को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो जब आपने ये परफॉर्म सारे टूल्स देख लिए एंड देन उसके बाद आप एक कंप्लीट थरो नॉलेज हो जाते हैं, हमें हो जाती है रिगार्डिंग आवर फेज मॉडल। अब देखो, सेंसिटिविटी एनालिसिस के लिए हमारे पास क्या है? सेंसिटिविटी एनालिसिस के लिए हमारे पास है SBML SAT, MATLAB, SimBiology, उसके बाद SenseSB एंड देन बायोडाइन। तो ये सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं सेंसिटिविटी के लिए। मैंने आपको बताया सेंसिटिविटी क्या बताती है हमें? कंट्रोलेबिलिटी एंड स्टेबिलिटी बाकी सारे मॉलिक्यूलर कह सकते हो मॉडल्स के, और डिस्ट्रैक्शंस के बारे में भी बताती है। उसके बाद हम आते हैं अपने बाइफर्केशन एंड फेस केस एनालिसिस। मैंने क्या बताया? जब हम टुकड़ों में कोई चीज़ को तोड़ देंगे तो हम उसे चीज़ के बारे में डीपर में नॉलेज हो जाती है, जिससे हमें ही फायदा है। तो बाइफर्केशन से क्या पता चला आपको? स्टेडी एंड डायनामिक टेंडेंसीज के बारे में। अब इसके लिए जो हमारे पास कह सकते हो टूल्स अवेलेबल हैं, वो कौन से हैं? XPP, ऑटो, बंकाई एंड मैनलैब। तो इसके लिए कौन सा टूल है हमारे पास? मैनलैब। उसके बाद हम आते हैं मेटाबॉलिक कंट्रोल एनालिसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCA, मेटाबॉलिक कंट्रोल एनालिसिस। अब इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसका टूल है जो है मेटनेट मार्कर। क्या टूल का नाम है? मेटनेट मार्कर। तो यही क्वेश्चन आ गया है MCA के लिए कौन सा टूल चाहिए? तो आप क्या बोलोगे? मेटनेट
मार्कर। तो MCA आपको बताता है रिलेशनशिप किसमें, बाकी के मेटाबॉलिक पाथवेज की। तो MCA ने आपको क्या बता दिया, बाकी मेटाबॉलिक पाथवेज से इंटरैक्शंस। तो ये सारी चीजें आपके मॉडल एनालिसिस में काम आती हैं और इन्हीं की मदद से आप एक कंप्लीट कह सकते हो मॉडल का एनालिसिस कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स, अभी हमने खत्म कर लिया है अपना प्रोग्रामिंग इन बायोलॉजी एंड सिस्टम्स बायोलॉजी। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू, और अगर कोई भी डाउट हो तो डू लेट मी नो। आई नो ये आपके लिए बहुत न्यू चीज़ है, बट जितना आपको पढ़ाया गया है उतना बहुत सफिशिएंट है एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। एक एक चीज़ सुनिए, ध्यान से समझिए, और अगर कोई भी डाउट हो तो मैं डेफिनेटली आपके लिए हूँ, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स बिलीव करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी एकदम फ्री, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक। स्टूडेंट्स, अब मैग्नेट ब्रेन्स हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ लाए हैं हाई क्वालिटी कंटेंट बुक्स। अगर आपको हमारी बुक्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन जो फॉर्म है उसमें फिल करिए, एंड देन हमारे एक्सपर्ट विल गेट बैक टू यू और आप तक आपकी बुक पहुंचाएंगे। तो आपके पास हाई क्वालिटी कंटेंट के साथ साथ हाई क्वालिटी बुक्स भी अवेलेबल हैं टू रॉक एनी एग्जाम्स। Students, thank you so much and stay tuned for my more videos.